आज हम लेकर आए हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, स्थायी संपत्ति से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, स्थायी संपत्तियां ऐसी संपत्ति होती हैं जिनका उद्देश्य जल्दी से रोकड़ में बदलना नहीं होता, बल्कि सामान्य व्यापार को चलाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें भूमि व भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर तथा फिटिंग्स, कार्यालय उपकरण आदि सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, अमूर्त संपत्तियों से क्या आशय है और इसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो आइए हम समझते हैं अमूर्त संपत्तियां क्या हैं। ऐसी संपत्तियां जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता परंतु मूल्य होता है। ऐसी संपत्तियां जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता परंतु इनका मूल्य होता है और इनको हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, जैसे ख्याति, व्यापारिक चिन्ह, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, पेटेंट आदि। अगला प्रश्न है, नकद अथवा रोकड़ तुल्य किसे कहते हैं? नकद एवं नकद तुल्य या रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य किसे कहते हैं? तो आइए हम समझते हैं कि नकद तुल्य या रोकड़ तुल्य क्या है। नकद तुल्य या रोकड़ तुल्य से आशय अत्यंत तरल अल्पकालीन विनियोग है जिन्हें तुरंत ही रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है और इनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नहीं के बराबर होता है। अर्थात ये बिना किसी मूल्य हानि के रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती हैं। किसी भी विनियोग को रोकड़ तुल्य तभी माना जाता है जबकि इसकी परिपक्वता अवधि कम हो, जैसे प्राप्त करने की तिथि से 3 माह या इससे कम। तो रोकड़ तुल्य क्या है? रोकड़ तुल्य से आशय अल्पकालीन विनियोग से है और जिन्हें हम शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं और इस परिवर्तन में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, आकस्मिक दायित्व से क्या आशय है? तो ऐसे दायित्व जो वर्तमान में दायित्व नहीं है परंतु इनका होना या न होना भविष्य की किसी घटना पर आधारित होता है। अर्थात दायित्व का होना निश्चित नहीं है, केवल एक संभावना होती है। इसकी राशि चिट्ठे के योग में शामिल नहीं की जाती, अतः इनकी राशि को चिट्ठे के नीचे नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाता है। इनमें कौन कौन से आकस्मिक दायित्व शामिल हैं? तो इसमें है कंपनी के विरुद्ध किए गए ऐसे दावे जिन्हें अभी तक कंपनी ने देना स्वीकार नहीं किया है। दूसरा, कंपनी द्वारा ली गई गारंटी आदि। तो ये आकस्मिक या संयोगिक दायित्व हैं। आइए अब हम समझते हैं चालू दायित्व एवं प्रावधान क्या है और चालू संपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम क्या है। हम पहले लेते हैं चालू दायित्व एवं प्रावधान। तो चालू दायित्व वे दायित्व होते हैं जिनका शीघ्र या सीमित अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष में भुगतान करना होता है। इनमें देय बिल, विविध लेनदार, अग्रिम प्राप्ति आदि शामिल है। अब जानते हैं कि आयोजन क्या है। इसमें विभिन्न देयताओं के लिए पूर्व में धनराशि अलग रखी जाती है जिसे हम आयोजन कहते हैं। तो विभिन्न देयताओं के लिए पहले से ही रखी गई धनराशि जिसे हम आयोजन कहेंगे। इन आयोजनों में कौन कौन सी प्रमुख हैं? नंबर 1, कर के लिए आयोजन। दूसरा, आकस्मिकताओं के लिए आयोजन। तीसरा, संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन। और इसके बाद हम समझते हैं कि चालू संपत्तियां क्या हैं। चालू संपत्ति, ऋण एवं अग्रिम। तो चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो 1 वर्ष के अंदर रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। इनमें स्टॉक, देनदार, रोकड़, प्राप्य बिल आदि शामिल हैं। अब हम समझते हैं कि ऋण एवं अग्रिम क्या है। तो ऋण एवं अग्रिम में संस्था द्वारा अपनी सहायक कंपनी को अन्य संस्था या व्यक्तियों को पेशगी, मतलब एडवांस, जो ऋण अल्प अवधि के लिए दिए जाते हैं उन्हें हम इस मद में दर्शाते हैं। मतलब ऋण और अग्रिम में इसे हम दर्शाते हैं। अगला है प्रश्न, एक अच्छे वित्तीय विवरण के आवश्यक गुण
बताइए। तो एक अच्छे वित्तीय विवरण के हम यहाँ पर पहला गुण लेते हैं, शुद्धता एवं विश्वसनीयता। वित्तीय विवरण में आंकड़े शुद्ध होने चाहिए, जिससे उनका अध्ययन एवं विश्लेषण विश्वसनीय बन सके। दूसरा आता है तुलनात्मकता। वित्तीय विवरण इस प्रकार तैयार करने चाहिए जिससे उनकी पिछले वर्षों से तथा अन्य फर्मों से तुलना आसानी से की जा सके। मतलब वित्तीय विवरण की तुलना हम एक अन्य फर्म से भी कर सकते हैं और एक ही फर्म के पिछले वर्ष के आंकड़ों से भी कर सकते हैं। तो तुलनात्मकता का गुण होना आवश्यक है। इसके बाद बोधगम्य। वित्तीय विवरण स्पष्ट एवं बोधगम्य होने चाहिए, जिससे साधारण व्यक्ति भी, जिसे लेखा शास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, वित्तीय विवरण का अध्ययन कर सके और उनका अर्थ समझ सके। तो यह बोधगम्यता का मतलब है जिसका हम आसानी से अर्थ समझ सकें। अगला है वित्तीय विवरण की कोई दो सीमाएं लिखिए। तो वित्तीय विवरण की दो सीमाएं हम इस प्रकार से लिखेंगे। नंबर 1, अवधि। वित्तीय विवरण की अवधि प्रायः 1 वर्ष की होती है। वास्तव में यदि किसी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी करनी हो तो 1 या 2 वर्ष के विवरणों के आधार पर सही जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। अगला है वास्तविक स्थिति की जानकारी ना होना। तो वित्तीय विवरणों की यह जो सीमा है, वास्तविक स्थिति की जानकारी ना होना, इसके अंतर्गत लाभ हानि विवरण में बहुत सी राशियां अनुमानित होती हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि लाभ हानि विवरण जो बनाया जाता है या जो आय विवरण बनाए जाते हैं, उनमें बहुत सी राशियां कैसी होती हैं, अनुमानित होती हैं। जैसे अशोध ऋणों के लिए प्रावधान, संपत्तियों पर ह्रास इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं कि जो लाभ हानि विवरण द्वारा जो लाभ दिखाया जाता है वह वास्तविक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उद्देश्य है उपार्जन क्षमता। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय की वर्तमान उपार्जन क्षमता अर्थात लाभ कमाने की क्षमता का निर्धारण करके भविष्य में प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। विभिन्न लाभदायकता अनुपात की गणना करके संस्था की लाभदायकता का विश्लेषण किया जा सकता है। तो लाभदायकता अनुपात जो है, इसमें हम जानते हैं कि लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात इत्यादि आते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, वित्तीय सुदृढ़ता। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय की वित्तीय सुदृढ़ता का पता लगाया जा सकता है। मतलब वह व्यवसाय, उस व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत है, इस बात का हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें व्यवसाय के लेनदार, बैंक, विनियोजक आदि वित्तीय सूचना में रुचि रखते हैं। वित्तीय विवरण के विश्लेषण द्वारा संस्था की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये वित्तीय सुदृढ़ता इसका उद्देश्य है। तीसरा है शोधन क्षमता। संस्था को वित्तीय ऋण प्रदान करने वाले व्यक्ति वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से अल्पकालीन और दीर्घकालीन शोधन क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। अब शोधन क्षमता होती क्या है? तो शोधन क्षमता का मतलब है संस्था समय पर ऋणों पर ब्याज एवं मूलधन की वापसी करने में समर्थ है अथवा नहीं, इसे हम शोधन क्षमता कहते हैं। अगला आता है क्रियात्मक क्षमता। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय के प्रबंधक व्यवसाय की क्रियात्मक क्षमता का विश्लेषण कर सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं और व्यवसाय की कमियों का पता करके उन्हें दूर करने का उपाय खोज सकते हैं। इसके बाद आता है मजदूर संघ। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से मजदूर संघ व्यवसाय की लाभदायकता का विश्लेषण करते हैं, जिससे वे अपने वेतन में वृद्धि, बोनस आदि की मांग कर सकते हैं। अगला आता है बजट निर्माण। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से भविष्य की गतिविधियों को पूर्वानुमान लगाकर विभिन्न प्रकार के बजट बनाने में मदद मिलती है और इन बजटों के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अगला आता है तुलनात्मक अध्ययन। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अंतर्गत चालू वर्ष के समंकों की तुलना गत वर्षों के समंकों से की जा सकती है। एक संस्था का
अन्य संस्था से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। और अंतिम, आर्थिक विकास। वित्तीय विश्लेषणों के द्वारा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के द्वारा सरकार देश के आर्थिक विकास की प्रगति का निर्धारण कर सकती है, आर्थिक विकास के लिए नीतियां बना सकती है, कर की संरचना कर सकती है, कर नीति अपना सकती है और वित्तीय सहायता के संबंध में विचार कर सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र अगले किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।